चलो चैंपियन, स्ट्रेट अवे यहीं से शुरू करेंगे जहां हमने पार्ट 1 को क्लोज किया था। पिछली बार हमने जब सेशन किया था तो वो बीच में इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा कैमरा ख़राब हो गया था, थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था और साउंड बहुत ख़राब हो गया था, तो उस पार्ट को हमने ट्रिम कर दिया था और यहाँ पे ट्रिम किया था, उसको यहाँ से कट कर दिया था। तो इसके आगे का पार्ट हम यहाँ पे आज कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा हुआ, मैं उनके लिए कमेंट्स में लिंक को पिन कर दूंगा पहले पार्ट के। तो लास्ट क्वेश्चन ये चल रहा था पिछले सेशन में, इसे हमने ख़त्म कर लिया था कंक्लूडिंग कि यार ये फाइनाइट है, ये जीरो को टेंड करता है, तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो को टेंड करेगी और यहीं से आंसर आया था। अब हम शुरू करेंगे आज का पहला सवाल, यानी कि सेशन का 9th क्वेश्चन। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं। क्वेश्चन सेज अल्फा बीटा माइनस पाई बाय 2 0 में लाइक करता है 4th क्वाड्रेंट सच दैट दिस प्लस दिस इज 0 एंड दिस इनटू दिस इज -1। आगे ये लिमिट पूछी हुई है, तो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा रिक्वायर्ड है। सबसे पहले एक बात बताओ, अगर तुम्हें दो चीज़ों का सम पता है और दो चीज़ों का प्रोडक्ट पता है तो क्या तुम उन दो चीज़ों को निकाल सकते हो? हाँ सर, मैं एक इक्वेशन लिख लूँगा जिसका सम मुझे पता है और प्रोडक्ट मुझे पता है, तो वो जो दो चीज़ें हैं वो इसी इक्वेशन के रूट्स होंगे। बिल्कुल सही। तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड साइन अल्फा बाय साइन बीटा, इनमें से एक 1 और एक -1 है। अब क्योंकि यार हमें पता है कि हम 4th क्वाड्रेंट में हैं, तो यार साइन अल्फा भी नेगेटिव है, साइन बीटा भी नेगेटिव है, तो ये मस्ट बी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा एंड ये मस्ट बी उनका रेशो। अब मुझे एक बात बताओ यार, तुमको साइन अल्फा और साइन बीटा का सम पता है और रेशो पता है, तो क्या उनके इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं निकाल सकते? सर आराम से निकाल सकते हैं। सर रेशो 1 है मतलब दोनों बराबर हैं, अब दोनों का सम -1, तो यहाँ से पता लगा कि दोनों -½ के बराबर होंगे। अब ये आ ही गया तो सवाल तो खत्म हो गया बेटा। अल्फा बीटा दोनों -π/6 हो गए और इस वैल्यू को यहाँ रखो। जब साइन अल्फा को -½ रखोगे अंदर बना -1, 2 को अंदर ले जाओ, ये जो पावर में बैठा हुआ है तो अंदर आ गया 1, अंदर एग्जैक्ट 1 है, तो पावर में चाहे इन्फिनिटी भी क्यों ना हो वो 1 ही रहेगा। एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी लगाओ वो 1 ही रहता है, तो आंसर आया 2/1 दैट इज 2। तो बड़ा ही प्यारा सा सवाल, छोटू सा सवाल, बस थोड़ा सा समझ के शुरू करना था आपने सही तरीके से, और कुछ नहीं। अगला सवाल कहता है, हा बहुत ही प्यारा सवाल है यार। fx इज लिमिट p टेंड्स टू इंफिनिटी x पावर p gx प्लस hx प्लस 7 अपॉन समथिंग। जरा गौर फरमाइए, लिमिट p पे है, यानी कि अगर आपको fx निकालना है तो पहले आप x को रखेंगे, फिर जो भी ये बन जाएगा उस पर p की लिमिट लगाएंगे और फिर वैल्यू आएगी। जैसे कि अगर आपको f(2) निकालना है तो f(2) क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए सर 2 पावर p g(2) प्लस h(2) प्लस 7 डिवाइड बाय 7 2 पावर p प्लस 6 प्लस 1, ये बनेगा आपका f(2) और बेसिकली ये नहीं, इसकी लिमिट और ये लिमिट आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। 2 पावर p को कॉमन निकाल के देख लो या सीधे कह दो g2/7, क्योंकि यही दो टर्म डोमिनेट करेंगी तो खत्म हो जाएंगी। हाँ सर, तो अब जरा ये भी बताओ, अगर मैं f(½ निकालता तो क्या तुम सीधे देख पा रहे हो? अब जब ये ½ की पावर इंफिनिटी होगी तो ये यहीं पे 0 हो जाएगा। अरे 0 से 1 के बीच में नंबर है, पावर इंफिनिटी लगा दी, क्या बनेगा 0, तो ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ इतना पार्ट h(½ प्लस 7 अपॉन 3/2 प्लस 1। हाँ सर, आता है समझ? तो चलो अब समझ आ ही गया तो सवाल करते हैं। तो आपको f(1) दिया हुआ है और बताया गया कि ये तीनों कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 पर, और आपको g1 और h1 के बारे में पूछा गया है। तो यार f1 7 है और कंटिन्यूटी पता है, तो मैं कह सकता हूं कि f1 नेगेटिव, f1 पॉजिटिव और f1 तीनों बराबर होंगे। हाँ सर, ये तो मुझे पता ही है।
अगर 1 नेगेटिव की बात करूं, अब x 1 से छोटा है तो देख पा रहे हो यहाँ पे 1 नेगेटिव रखते ही ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, क्योंकि 1 से छोटे नंबर की पावर में इन्फिनिटी बैठा हुआ है। हाँ सर, तो बचेगा क्या, h ऑफ 1 नेगेटिव प्लस 7 अपॉन 3 प्लस 1 4। सिमिलरली अगर f ऑफ 1 पॉजिटिव निकालूंगा अब, तो अब जरा देखिए, अब 1 से बड़ा नंबर है, 1 से बड़े नंबर की पावर इन्फिनिटी है, तो यानी कि ये दो टर्म्स डोमिनेट करेंगी। g ऑफ 1 पॉजिटिव बाय 7 आपकी लिमिट आएगी। x बार p को कॉमन निकाल के देख लीजिए या सीधे ही देख लीजिए। तो यहां पे क्योंकि कंटिन्यूटी मुझे गिवन थी, तो ये तो g ऑफ 1 ही बन गया, तो g1 की वैल्यू 49 और ये h ऑफ 1 ही बन गया तो 21। तो h1 21 है और g1 49 है, तो जो पूछा है आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है सर, ये तो बड़े प्यार मोहब्बत से हो गया, प्यार मोहब्बत से हुआ क्योंकि आपको कंसेप्ट पता है, वरना ये तंग करेगा। इस सवाल के बारे में मेरे को एक मेंटोस जिंदगी बतानी है तुमको। इसका एक स्टैंडर्ड वे होता है जहां पे आप f डैश x ले फाई डैश x लेके चलते हो, फाई ऑफ x प्लस h माइनस फाई एक्स बाई एच, फिर वहां पे इस चीज़ को यूज़ करने की कोशिश करते हो, जहां से फाई डैश पे कुछ कमेंट करते हैं और वहां से फाई मिलता है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है। बट यहाँ पे एक पैटर्न है, उस पैटर्न के बारे में अगर हम जानते हैं ना, तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि फाई जो है एक लीनियर फंक्शन होगा, स्ट्रेट अवे कह सकते हैं, ख़त्म काम इसका। और क्योंकि मुझे ये दो इन्फॉर्मेशंस पता है, तो यहाँ से मैं ए और बी भी निकाल दूंगा। लो आ गया। क्या ये कंटिन्यूअस है? हाँ, हर जगह कंटिन्यूअस है। क्या ये डिफरेंशिएबल है? हाँ, ये डिफरेंशिएबल है। इज बोथ कंटिन्यूअस डिफाइन, ऑब्वियस ही बात है, ये मार्क कर तो दिए। इज नहीं, खत्म, ए बी सी आंसर आ गया, फिनिश्ड। तो पहले तो वो पैटर्न क्या है और फिर उसका रीजन भी देखते हैं कि ऐसा हम क्यों कंक्लूड कर पा रहे हैं। पैटर्न है, जब भी ऐसा एक आपको दिया हो रिलेशन जहां अंदर जो एक्स वाई में रेशो है, इधर की साइड वही रेशो फाई एक्स और फाई वाई में हो। मैं एक आधा और लिख के दिखा देता हूं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई 2। यहां पे आप स्ट्रेट अवे कह देंगे कि फंक्शन लीनियर है। 2x प्लस 3y बाय 5 2fx प्लस 3fy बाय 5। आप सीधे कह देंगे f एक लीनियर फंक्शन है, जो अंदर रेशो xy में है वही बाहर रेशो fx fy में है। जब भी ऐसा बराबर दिया हो फॉर ऑल xy तो फंक्शन लीनियर होता है। अब इसका रीजन भी जान लेते हैं। बेटा मान लो ये लीनियर नहीं है, मान लो लीनियर नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा कनकेव डाउन मान लेता हूं। लीनियर नहीं मतलब या तो नीचे को झुका होगा या ऊपर को झुका हुआ होगा, है ना, या डांस करता हुआ जा रहा होगा। तो इसे मैं कह देता हूं ये मेरा y ऑफ, ये मेरा फंक्शन है। अब इसके ऊपर मैं कोई दो पॉइंट लेता हूं, एक x कॉमा फाई ऑफ x, एक y कॉमा फाई ऑफ y। आपको x y कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, आप x1 फाई x1 x2 फाई x2 भी कह सकते हैं। जरा इस कॉर्ड को ज्वाइन करिए और ऑब्जर्व करिए, ये जो रेशो दी हुई है ये वाली और ये वाली, ये इसके ऊपर लाई करती है कॉर्ड पे, टिपिकली इस जगह पर जो इसको 2:1 में ज्वाइन कर डिवाइड करता है। x प्लस 2y बाय 3 फाई x प्लस 2 फाई y बाय 3। देख लो, इस कॉर्ड को इस रेशो में डिवाइड करता हुआ पॉइंट यही होगा। हाँ सर यही होगा। बेटा जी अगर ये कर्व लीनियर नहीं है, यानी कि ऐसे घूमा हुआ है, नीचे को घूमा हो या ऊपर को घूमा हो, पहले मैं ले रहा हूं नीचे को घूमा हुआ, तो इसके वर्टिकली ऊपर जाइए और ऑब्जर्व करिए, इस पॉइंट का x तो सेम रहेगा क्योंकि वर्टिकली मूव किए हो। हाँ सर, और इसका y कोऑर्डिनेट आप यहां से निकाल सकते हो, इसके ऊपर ले रहे हो पॉइंट, तो अगर x ये है तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई बन जाएगा अंदर ऐसा। तो डू यू एग्री, मैं कह सकता हूं कि जब भी कर्व ऐसा होगा डाउनवर्ड, तो फाई का वैल्यू एट x प्लस 2y बाई 3 विल बी ग्रेटर देन
5x प्लस 2π/3 हमेशा बड़ा होगा, बराबर तो हो ही नहीं सकता। हाँ सर, सिमिलरली अगर ये उल्टा होता तो ये वाला पॉइंट नीचे आ जाता, तो ये छोटा हो जाता, बराबर तो तब भी ना होता। हाँ सर, तो अगर ये बराबर दिया हुआ है, ऐसा तभी होगा अगर ये लाइन, कर्व मेरा लाइन ही होती, तो क्योंकि तब ये पॉइंट इसके ऊपर ही आ जाता, यही मेरा कर्व होता, यही मेरा कर्व होता। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा पैटर्न दिखे, स्ट्रेट अवे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि वो एक लीनियर फंक्शन है। ओके सर, सवाल फिनिश्ड हो गया। अब यहां पे ना एक छोटा सा इसका एप्लीकेशन और बताता हूं। साइन एक्स का ग्राफ अगर आप देखो 0 से पाई में, यहां पे अंदर कोई दो पॉइंट ले लो x1 x2, तो साइन x1 प्लस x2 बाय 2 और साइन x1 प्लस साइन x2 बाय 2, x1 x2 यहां कोई दो पॉइंट ले लो, इनको जोड़ के जो कॉर्ड बनेगी, ये उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। और ये क्या है, इसके ऊपर जो साइन की वैल्यू बैठी हुई है, जैसा मैंने पीछे समझाया आपको। तो यानी कि पीछे वाले लॉजिक से मैं कह सकता हूं कि ये इससे बड़ा होगा या बराबर हो जाएगा अगर x1 x2 सेम ले लोगे, फिर तो ये भी x बन गया और ये भी sin x, दोनों सेम बन गया अगर x1 x2 सेम ही ले लिए। हाँ, तो यहां पे मैं ग्रेटर देन इक्वल टू लिख देता हूं इन जनरल। नाउ द पॉइंट इज, ये एवरेज लिया आपने, हाँ, जो एवरेजिंग वाला रिजल्ट है ना, वो आप 3 पॉइंट्स के लिए भी कह सकते हो। ऑल्सो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन x1 प्लस साइन x2 प्लस साइन x3 बाय 3। एवरेजिंग वाला जो है, एवरेज वाला, वो आप 3 पॉइंट्स के लिए भी लिख सकते हो। बिल्कुल सेम ही लॉजिक रहेगा, सिमिलर। जो थोड़ा छानबीन करना चाहता है इसकी, मैं हिंट देता हूं, यहां पे जब x1 x2 x3 लोगे, उनको जोड़ोगे तो ट्रायंगल बनेगा, एक यहां पॉइंट आ जाएगा, एक यहां पे आ जाएगा, एक यहां पे आएगा, ट्रायंगल बनेगा। हाँ सर, x1 sin x1, x2 sin x2, x3 sin x3। हाँ सर, ये जो है ना, ये इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड का y कोऑर्डिनेट है, और क्योंकि सेंट्रोइड ट्रायंगल के अंदर ही रहता है, तो ये इससे छोटा होगा क्योंकि ये ऊपर लाई करेगा। ठीक, तो ये आपकी छानबीन का अगर इंटरेस्ट है तो वहां पे आप प्रूव कर सकते हैं, मैंने आपके लिए बना दिया, हिंट दे दिया आपको। अब मैं ये बता क्यों रहा हूं, ये वाला पॉइंट क्यों बता रहा हूं। पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी रेशियो ऐसे हो तो आप आराम से लीनियरिटी पे जा सकते हैं। फिर मैंने बताया इन पर्टिकुलर अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, एवरेज की बात करूं, तो ये बन गया। फिर मैंने बताया एवरेज के केस में 3 पॉइंट के लिए भी आप कह सकते हो, 4 पॉइंट के लिए भी कह सकते हो, ऐसे। नाउ यहां से आप एक चीज बहुत आराम से प्रूव कर सकते हैं, जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बाय द वे थोड़ा लेंदी रहता है। इन ट्रायंगल ABC साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज लेस देन इक्वल टू 3√3/2। क्योंकि ट्रायंगल में है, अब यहां पे मैं लगा सकता हूं, तो ये बना a प्लस बी प्लस सी बाय 3, यानी कि 60 डिग्री ट्रायंगल में बैठे हैं आप, तो साइन 60 √3/2। इस 3 को क्रॉस कर दीजिए, तो साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी लेस देन इक्वल टू 3 × √3/2, स्ट्रेट अवे प्रूव्ड। तो ये कंकेव डाउन के केस में। अगर कंकेव अप होता तो यहां पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। ठीक, यहां पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आती है जब x1 x2 x3 तीनों के तीनों सेम ना हो, एक भी अलग हो गया तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी हो जाएगी। अगर इक्वल हो सकते हैं तो फिर यहां पे इक्वल भी आ सकता है, क्योंकि अगर ये इक्वल हो गया x1 x2 फिर तो दोनों टर्म ही सेम बन जाएंगी। तो ये थोड़ा इसका चीर फाड़ है, ये आपके काम आ सकता है, इसको दिमाग में रखिए, इस पर टाइम लगाइएगा सेशन के बाद भी। ये क्या कहता है, जिंट ऑफ mod x into जिंट ऑफ 1/mod x when mod x is 1 by not equal to 1/n।
ओके, और 0 है 1 बाय n पे। तो जब भी मॉड x 1 बाय n है, यानी कि 1 बाय 1, 1 बाय 2, 1 बाय 3 सो ऑन, तो इसकी वैल्यू 0 है और बाकी जगह वैल्यू ये है। तो बोला गया है कि बताइए f के बारे में क्या पता है आपको। एक बात समझो, जिंट लगा हुआ है, तो जिंट के केस में मेरे को अगर विजुअलाइज करना है तो सबसे आसान क्या होता है सर, इंटीजर पे तो जिंट सेम रहता है, बाकी जगह पे पीछे चला जाता है। यही पता ना आपको जिंट का, GIF का यही पता है। तो बेटा उसने बता तो दिया आपको, इससे अच्छा डेफिनेशन और क्या देता तुमको वो। पहले खुद करना, मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने के बाद आसान लगेगा, पहले खुद किया तो मानूंगा सही किया है, फिर बता दूँ। लर्निंग चाहिए तो पहले खुद सॉल्व करना है, शीट डिस्क्रिप्शन में एडिट है, पहले खुद सॉल्व करिए फिर सोल्यूशन समझिए, वरना बात नहीं बनेगी, पेपर में सोच नहीं पाओगे वरना। तो यार अगर मेरा मॉड x नॉट इक्वल टू 1 बाय n है, मैं इस पार्ट को स्टडी कर रहा हूं क्योंकि ये तो मेरे को 0 पता ही है, तो 1 बाय मॉड x जो होगा वो नॉट इक्वल टू n होगा, यानी कि वो नॉन इंटीजर होगा। अगर एक क्वांटिटी नॉन इंटीजर है तो उसका जो ग्रेटेस्ट पार्ट है GIF वो लेस देन सेम क्वांटिटी होता है। अगर एक नंबर इंटीजर है तो जिंट सेम होता है, नॉन इंटीजर है तो जिंट छोटा होता है। तो 2.5 का जिंट 2.5 से छोटा होता है, राइट। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या तुम देख पा रहे हो कि ये क्वांटिटी लेस देन 1 है, और पॉजिटिव तो ये ऑब्वियसली है, मॉड बैठा हुआ है। तो बेटा जी ये जो अंदर क्वांटिटी बैठी है ना वो 0 से 1 में है, तो इस 0 से 1 में क्वांटिटी का जिंट 0 ही बन जाएगा। तो आपका f कुछ और नहीं, हर जगह पे 0 ही है। f इज अ 0 फंक्शन। तो 0 फंक्शन है तो सब सुंदर है, बढ़िया। नॉट एन ऑड फंक्शन, अरे ना, इट इज एन ऑड फंक्शन, इट्स अ 0 फंक्शन। f ऑफ -x या fx दोनों 0 ही हैं, तो 0 को इक्वल टू -0 भी लिख सकते हैं। 0 फंक्शन इवन फंक्शन भी है, ऑड फंक्शन भी है। आ जाओ, ये सवाल क्या कहता है, fx इक्वल टू जिंट ऑफ x प्लस 1 अपॉन फ्रैक्शनल x प्लस 1। ठीक है, ये आपको डोमेन कोड में दी हुई है और कुछ नहीं है। पूछा गया है 1 1 है, डिसकंटिन्यूअस है, सर्जेक्टिव है, डिफरेंशिएबल, वो सब पूछा गया है कि नेचर क्या है, फंक्शन है कैसा देखने में। देखो भाई, जब भी तुम्हारे सवाल में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बैठा है या फ्रैक्शनल पार्ट बैठा है, यहाँ तो दोनों ही बैठे हुए हैं, और तुम उसको आसानी से नहीं देख पा रहे बट तुमको देखने की ज़रूरत है, तो हमेशा इंटरवल वाइज चला जाता है। जैसे कि अगर एक मॉड की टर्म बैठी है और तुम उसको नहीं देख पा रहे, विजुलाइज नहीं कर पा रहे, तो क्या करते हो, 2 केस बनाते हो। अंदर की टर्म पॉजिटिव है तो इस मॉड को ओपन करके लिखते हो, अंदर की टर्म नेगेटिव है तो इस मॉड को नेगेटिव से ओपन करके लिखते हो, सॉल्विंग करते हो, प्रोसीड करते हो। सेम अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट बैठे हो या कोई एक बैठा हो और आप देख नहीं पा रहे हैं तो आप इंटरवल वाइज चलते हैं उसको देखने के लिए। तो 0 से 5/2 है तो पहले आप देखेंगे 0 से 1 में क्या हो रहा है, फिर आप देखेंगे 1 से 2 में क्या हो रहा है, और फिर आप देखेंगे 2 से 5/2 क्या हो रहा है। इंटरवल बाय इंटरवल चलेंगे 1 लेंथ के इंटरवल में। अगर 0 से 1 में है तो बेटा GIF तो 0 बन गया, 0 तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल x क्या होता है, x माइनस जिंट x, जिंट x तो यहाँ 0 ही है, तो ये बना x माइनस 0 प्लस 1। अगर 1 से 2 में है बेटा जिंट x क्या बन गया, 1, तो ऊपर तो आ गया 1 प्लस 1। फ्रैक्शनल x क्या बना, x माइनस जिंट x, यानी कि x माइनस 1, एक प्लस 1 बैठा हुआ है तो नीचे x बचा। सिमिलरली यहां पे आ गया आपका 3 अपॉन x माइनस 1। और ये प्यारे प्यारे बन गए, 0 से 1 में ये ड्रॉ कर लो, 1 से 2 में ये ड्रॉ कर लो, 2 से 5/2 में से ड्रॉ कर लो। जैसे ही ड्रॉ करोगे सवाल खत्म। छोटी छोटी सी चीजें हैं प्यारी प्यारी। तो यहां से आपको पूरा दिख गया, आप बता सकते हो क्लियरली 1 1 है, रेंज हाफ से लेके 3 तक जा रही है, 1 पे टूट रहा है, 2 पे टूट रहा है, सब कुछ सामने आ गया। जो बताना है बता सकते हो, कुछ नहीं बचा। सवाल का पर्पस GIF और फ्रैक्शनल पार्ट अगर बैठे हैं और आप नहीं देख पा रहे हैं, इंटरवल बाय इंटरवल ब्रेक कर दो, सवाल वहीं पे निपट जाएगा, क्योंकि पूरे का पूरा फंक्शन सामने आ जाएगा तुम्हारे। ये प्यारा सवाल है।
इसको करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट सीखो। दो बता रहा हूं, मेन पहला है, दूसरा उसी का एक छोटा सा सब पार्ट है। मान लीजिए आपका जो फंक्शन है एक f(x), वो किसी पॉइंट पे शार्प है, यानी कि नॉन डिफरेंशिएबल है, शार्प है। अब आपने इसको gx से मल्टीप्लाई किया, जहां gx में दो खूबियां थी, दो खूबियां, gx a पर डिफरेंशिएबल है यानी कि स्मूथ है, और gx a पर 0 है, ऐसा है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना, ये डिफरेंशिएबल बन जाता है। मैं ऐसे एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि x इंटू मॉड x, ये 0 पे शार्प है, ये 0 पे 0 है और 0 पे डिफरेंशिएबल है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। x माइनस ए मॉड ऑफ x माइनस ए, ये a पर शार्प है, ये a पर स्मूथ है, डिफरेंशिएबल है, और वैल्यू 0 है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। साइन ऑफ x माइनस ए इंटू मॉड ऑफ x माइनस ए, ये a पर शार्प है, ये a पर डिफरेंशिएबल है और a पर 0 है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल हैं। अच्छा, एट तो क्या ही, मतलब हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। ओके, ये पॉइंट क्लियर। देखो डिफरेंशिएबिलिटी में ना ये बड़े कुछ जुगाड़ दिमाग में रखने पड़ते, तभी आप सवालों में सोच पाओगे। दो बड़े फेमस जुगाड़ हैं। नंबर 1 होता है एक डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल, हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ये a पर डिफरेंशिएबल है, ये a पर नॉन डिफरेंशिएबल है, इसका सम हमेशा a पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा ऑब्वियसली ट्रू है, डिफरेंशिएबल प्लस डिफरेंशिएबल तो डिफरेंशिएबल ही है। पंगे पड़ते हैं बाकी जगह पे, नॉन डिफरेंशिएबल मिलके कुछ भी बना सकते हैं, तुम कुछ नहीं कह सकते। पर एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल ऐड होकर पक्के से नॉन डिफरेंशिएबल बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में रखिए। ये दूसरा पॉइंट है जो आपको बता रहा हूं मेन, प्रोडक्ट में कैसे आप चेक करते हो। इसका यूज आप अपनी सवाल में देखोगे कि कैसे ये कंसेप्ट आपको हेल्प करता है सवाल को ओरली करने में। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और होती है, वो होती है कि मान लीजिए आपका एफ जो है टूटा हुआ है। सबसे बदसूरत सीन तो यही है ना, जब ग्राफ टूट गया, ठीक है, ये ए पर टूटा हुआ है, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा कांस्टेंट सा दिखे, जैसा मर्जी हो सकता है। ऐसा बना लो, ऐसा, ठीक है, ए पर टूटा हुआ है। आपने इसे जी से मल्टीप्लाई किया और जी में अभी खूबसूरती क्या है, फिर से यही खूबसूरती सफिशिएंट है। मैंने ये क्यों बताया, सीधे यही बता देता। एक मिनट, हाँ, ये सब पार्ट हुआ, वो ज्यादा बदसूरत था। एक मिनट को रुको 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 रुको, बेसिकली एक मिनट रुको, इसमें हम और आगे भी जा सकते हैं। चलो पहले तो यहाँ पे वही कि ये अगर डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पे ये 0 है, तो अगेन ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर से ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल, बहुत सिंपल सा है ये तो सोचना भाई। ये इससे मल्टीप्लाई जब होगा तो ए के नेबरहुड में वैल्यू 0 ही बन जाएगी, क्योंकि ये ए के नेबरहुड में 0 है, ए पे 0 है, और क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो उसके आसपास भी 0 ही है, राइट, और स्मूथ है, तो ये प्रोडक्ट जो है ये भी सुंदर बन जाता है। मैं इसके बारे में कह रहा था कि यहाँ पे शायद 0 ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि इसमें +1 ऊपर भी चले जाते तो क्या ही फर्क पड़ जाता, पर नहीं यार, वो निकाल के ये बन जाएगा। बेसिकली ये ज़्यादा जनरल स्टेटमेंट बन गई, ये छोटी स्टेटमेंट बनी, ठीक है। ज़्यादातर यूज़ यही होता है, तो शायद मैंने फ्लो में ये पहले लिख दिया, मैक्सिमम यूज़ यही होता है, बट ये भी
ट्रू, आपको जनरल पता होना चाहिए। मुद्दा सारा ये कि यार ये फंक्शन टूट रहा था ना, इस करके दिक्कत थी। अब a जो है, g जो है वो 0 है, अब वो 0 तो इसको भी 0 बना देगा, इसको भी 0 बना देगा, जोड़ देगा, प्रोडक्ट में दोनों तरफ से 0 बन जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस करके ये संभाल लेता है इसको। और तो मेरे को कुछ इसको थोड़ा जनरलाइज कर सकते हैं क्या? और 1 मिनट है, तो इसी से बात बन जाती है हर सवाल में। एक बार मैं इसको थोड़ा और देखना चाहता हूँ। इसमें पंगा पड़ सकता है, ये ना ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा, ये वाला पॉइंट ऐसे बोलना ठीक नहीं होगा। इसको थोड़ा सा, नहीं ये मैंने गलत बोल दिया है। 1 मिनट रुको, इस पे ना जाना, ये मैंने गलत बोल दिया, ये वाला बिल्कुल सही है। इसमें ये ना लिखो, ये जो g है इट इज 0 इन नेबरहुड ऑफ a, यानी कि g जो है ना a के नेबरहुड में 0 है, 0 फंक्शन। तो अगर g यहां पे 0 है तो क्या तुम देख पा रहे हो, जब f से मल्टीप्लाई करोगे ये वाला पार्ट भी 0 बन जाएगा और ये वाला पार्ट भी 0 बन जाएगा, तो प्रोडक्ट 0 फंक्शन ही बन जाएगा। यहां पे डिफरेंशिएबल तक जाने की जरूरत नहीं है, बट a के नेबरहुड में g 0 होना चाहिए, ये सफिशिएंट है, इसमें और कुछ जरूरत नहीं है। बस g का 0 होना a के नेबरहुड में, a पर नहीं, a के नेबरहुड में, तो ये पूरा फंक्शन ही a के अराउंड 0 बन जाएगा। हैंस वो कांस्टेंट है और हैंस वो डिफरेंशिएबल है। आओ इन दोनों को देखते कैसे काम आएगा। अभी सवाल में देखो, एक आपको फंक्शन दिया हुआ है ये, और एक ये दिया हुआ है, दोनों में -12 से 2 में डोमेन है आपकी, और इसकी f की डिसकंटिन्यूटी पे कमेंट करने को बोला गया और g के नॉन डिफरेंशिएबल पे कमेंट करने को बोला गया। पहले f की बात करते हैं। 3 तो बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट इंटीजर है, इंटीजर बाहर आ जाता है एडिशन सब्ट्रैक्शन में। तो अगर इसकी बात करें -12 से 2 में कहाँ पे टूटेगा ये पूछा गया है। वैसे आप ओरली भी सोच सकते हो, पर बेटर कि मैं बना के दिखा देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा विजुअलाइज हो जाता है। -12 0 1 2, यहाँ पे 3, सिर्फ 2 तक जाना है, सॉरी 2 तक जाना है। थोड़ा यहाँ पे मैं गैप दे लेता हूँ ताकि वो अच्छे से पॉइंट में बना पाऊँ। ऐसे ग्राफ बनेगा यहाँ से ऐसे ऐसे, ठीक है जी। ये आपका आ गया ऐसे, ये 1/4 था, ये 1 है और ये 4 है। ये मैंने ग्राफ बनाया है आपका x² का। ओके, अब x² जहां जहां इंटीजर बनेगा वहां वहां पे जंप आने वाली है। हाँ जी सर, तो ये जो सारा पार्ट है, ये वाला पहला पार्ट, ये सारी वैल्यू 0 से 1 में है। हाँ सर, इसका GIF तो 0 ही बन जाएगा, बिल्कुल। जैसे ही x 1 रखोगे GIF 1 बन जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब x मेरा 1 से 2 जा रहा है तो x² 1 से 4 जाएगा। हाँ सर, तो सबसे पहले x² बनेगा 2 जब तुम x को √2 रखोगे, फिर x² मैं लिख भी देता हूँ 2, फिर x² बनेगा 3 जब तुम x को √3 रखोगे, और फिर x² बनेगा 4 जब तुम 2 रखोगे। तो अगर GIF की बात करें, इन x के लिए आपका x² 1 से 2 में आएगा तो जिंट उसका 1 बन जाएगा। फिर इस x के लिए आपका x 2 से 3 आएगा तो जिफ आपका 2 बन जाएगा। इसके बाद एक यहाँ पे जंप, यहाँ पे जंप और ऐसा, फिर यहाँ पे जंप और ऐसा। तो ये कहाँ पे जंप लेगा? 1 पे जंप लेगा, √2 पे जंप लेगा, √3 पे जंप लेगा, फिर 2 पे जंप लेगा। बेसिकली जहाँ भी x² इंटीजर बनेगा वहाँ पे जंप लेगा आपका जिंट ऑफ x²। तो बेटा जी -3 से बस ऊपर नीचे होना है और तो कोई फर्क पड़ना नहीं। तो 1 2 3 4 4 जगह पे ये टूटेगा। सवाल पहला पार्ट खत्म। अब दूसरा देखते हैं जो कि है g के बारे में। तो अगर g की बात करें, g कैसा है?
आगे चल पड़े, तो यहीं पे लिख लेते हैं। जी एक्स आपका है, एफ एक्स कॉमन आ रहा है, मॉड एक्स प्लस 4x माइनस 7 का मॉड, ये है प्रोडक्ट आ रहा है। डिफरेंशिएबिलिटी पे बात आनी है, तो जो मैंने अभी समझाया उसे दिमाग में रखना है, जो थोड़ी देर पहले बताया। पहले देखते हैं इसको, f को, इसके कौन कौन से पॉइंट थे जहां पे चिंता है, जहां पे ये टूट जाता है या शार्प हो जाता है। सर शार्प नहीं होता, टूट जाता है सर ये 1 पे टूटता है, √2 पे टूटता है, √3 पे टूटता है। 2 पे नहीं देखना क्योंकि 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो 2 की मुझे चिंता वैसे ही नहीं है। सर ये 3 पॉइंट पे टूट जाता है, क्या इनमें से किसी 3 पॉइंट के नेबरहुड में ये 0 बन रहा है? नहीं सर, ये तो कभी भी 0 नहीं बनेगा, हमेशा पॉजिटिव है। तो यानी कि इसको ये कभी नहीं संभाल पाएगा। ये टूट रहा है, और जहां पे ये टूट रहा है उन पॉइंट्स के नेबरहुड में ये कभी 0 बनता नहीं, हेंस ग्राफ टूटा हुआ रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना। ये 0 पे शार्प होगा और ये 7/4 पे शार्प होगा, तो ये 2 पॉइंट हैं जिनकी वजह से नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी इसमें। क्या इन दोनों पॉइंट को ये संभाल पाता है? इन दोनों पॉइंट्स, ये शार्प है यहाँ पे, तो ये संभाल तब पाएगा अगर ये खुद इन पे 0 बन जाए और डिफरेंशिएबल भी हो इन पॉइंट्स पे। वेल ये f जो है इन पे डिफरेंशिएबल तो है, क्योंकि ये दोनों ही पॉइंट यहाँ पे नहीं बैठे हुए, तो f तो मेरा हर जगह ही सुंदर है ना, डिफरेंशिएबल तो है ही है, सिर्फ जहाँ टूट रहा है वहाँ प्रॉब्लम थी, तो डिफरेंशिएबल तो है। बस अब ये देखना कि इनमें से 0 किस पे है। अकेला डिफरेंशिएबल नहीं, 0 भी होना चाहिए ना। ये शार्प पॉइंट था, अब इस पॉइंट पे जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो डिफरेंशिएबल भी हो और 0 भी हो। क्या f ऑफ 0 है? नहीं सर, -3 है, तो ये तो रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब 7/4, क्या f ऑफ 7/4 0 है? सर 7/4 बोले तो 49/16, 3 पॉइंट समथिंग, तो जिंट बना 3 -3 0, यानी कि इसको f संभाल लेगा, तो दिस इज नॉट अ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी। तो अभी सवाल मैंने जो जो बातें बताई है ना, सेशन के बाद आराम से पहले वो पॉइंट समझने हैं, फिर यहाँ पे खुद लगाने हैं, क्योंकि ये स्किल आपको चाहिए होगी एडवांस में ऐसे सवालों में। इसके बिना इसको करना मुश्किल हो जाएगा। ये कुछ फंडामेंटल्स है जो आपको पता होंगे तो आप सवाल कर पाएंगे, वरना दिक्कत आएगी। ठीक है, तो 7/4 पे दिक्कत नहीं है, क्योंकि 7/4 पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, शार्प था, बट ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 7/4 पे 0 भी है और डिफरेंशिएबल भी है, तो प्रोडक्ट मेरा सुंदर बन जाएगा, टेंशन नहीं लेने की। तो टोटल पॉइंट आगे 1 2 3 4 पॉइंट आगे नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के। ऐसे किया जाता है सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर टाइम जरूर लगाइएगा। अगला आ गया ये, अब कहते हैं कि यार f0 पाई से r जा रहा है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, ऐसा है, ओके, ये दिया हुआ है, पूछा गया। ओके बेटा, ये तो पता ही है, जब भी लिमिट के अंदर f बैठा होता है हम एल हॉपिटल रूल तो लगाते ही लगाते हैं। बस ध्यान ये रखना, वेरिएबल मेरा t है, t टेंड्स टू x, x अपनी जगह बैठा है, वो कांस्टेंट है, t मूव कर रहा है x की ओर, तो जब यहाँ पे एल हॉपिटल रूल लगेगा तो t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो fx cos t माइनस f डैश t sin x अपॉन 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर x, और राइट हैंड साइड पे मतलब डिफरेंशिएट कर देना। राइट हैंड साइड पे लिमिट की वैल्यू है, पता लगा, उसको भी डिफरेंशिएट मार रहे हो। अब आपने t को x पुट करना है, ओए तुम चले जाओ, t को x पुट करना है, तो मैं कहता हूं यहीं पे पुट कर दूं, अगर तुम अलाउ कर दो, यहां पे x आ जाएगा और यहां पे x आ जाएगा, cos x f डैश x। या तो इसको एज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देख लो, ये f बैठा है, ये f डैश बैठा है, या फिर देख लो कंप्लीट डेरिवेटिव बन रहा है, साइन स्क्वायर को डिवाइड मारो, अगर साइन स्क्वायर को डिवाइड मार दो और यहां पे माइनस कॉमन निकाल दो, तो ट्राई टू सी इट्स अ कंप्लीट डेरिवेटिव ऑफ f बाय साइन x, साइन स्क्वायर साइन इंटू डेरिवेटिव ऑफ f माइनस f इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन,
तो दोनों साइड किया डिफरेंशिएट। ये f बाय साइन का डेरिवेटिव है तो fx बाय साइन x, इधर आ गया माइनस एक्स प्लस सी। कांस्टेंट को यूज करेंगे, फाइंड करेंगे पहले इसको, यहां से कांस्टेंट देख लेते हैं क्या आ रहा है। कांस्टेंट 0 ही आ रहा है, तो ये आ गया आपका 0। तो प्राइमरीली आपका fx आ गया माइनस एक्स साइन एक्स, ये आपका fx है। अब जो बताना है बता दो। अगर किसी को इस ऑप्शन से डर लग रहा है तो इसके बारे में बता देता हूं। आपको एक्सपेंशन दिखनी चाहिए बेटा। साइन एक्स जो है x माइनस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, x पावर 5 बाय 5 फैक्टोरियल माइनस x पावर 7 बाय 7 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। ये दो टर्म्स रख ली क्योंकि मुझे यहां दो टर्म चाहिए थी। आगे सब में पेयरिंग कर दी। क्या आप देख पा रहे हैं ये जो पेयरिंग है ये पॉजिटिव टर्म्स हैं। 0 से पाई में ये पॉजिटिव है भैया। 0 से 1 में तो वैसे ही पॉजिटिव है ना, x पावर 7 x पावर 5 से छोटा है और ये डिनोमिनेटर और भी छोटा है, तो 0 से 1 में तो वैसे ही पॉजिटिव था। अगर 1 से पाई में भी देखना है तो पाई रख के देखो, x पावर 5 कॉमन निकालो, यहां x स्क्वायर बचा, यहां 1 बचा, पाई पुट किया तो पाई इंटू पाई 9 पॉइंट समथिंग, और नीचे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल भी बाहर निकाल दो तो ये बचा 1 माइनस 9 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 42 पॉजिटिव। तो ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो यानी कि आप कह सकते हैं साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन x माइनस एक्स क्यूब बाय 6 होगा। अब माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लेस देन एक्स स्क्वायर, ऐसे ये आ गया। और यही मेरी ऑप्शन थी बी। इसे डरना ही मत, ये तो रोज थ्योरम लगाया हुआ है। एफ एक्स जो है 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, तो 0 पाई के बीच में एक रूट आ जाएगा डेरिवेटिव का। ये तो वैल्यू निकालनी है पाई बाय 2 पे। तो ये हल्का सा आपको तंग कर सकता है, बट आई सपोज आज के बाद नहीं करेगा। ऐसी चीज आएगी आपको पता कि पेयरिंग करके देखा जाता है कि क्या हो रहा है। वही सवाल जो थोड़ी देर पहले भी किया। एफ एक्स एक लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। यहां पे मैं आपको एफ एक्स लिख के ही बता देता हूं पूरे का पूरा। सॉरी, जब भी ऐसा सवाल आए तो क्या करना है, एक्स पॉजिटिव दिया, ओके, 1 के अराउंड देखना होता है इसको। यानी कि जब आप 1 से छोटे हो तो क्या हो रहा है, जब x 1 के बराबर है तो क्या हो रहा है, और जब x 1 से ज्यादा है तो क्या हो रहा है। अगर x 1 से छोटा है तो बेटा जी ये 1 से छोटा था x, पावर इन्फिनिटी बैठी हुई है, तो ये टर्म 0 बन जाएगी। तो ऊपर बचेगा log ऑफ 2 प्लस x और नीचे बचेगा 1। जब भी x को 1 से छोटा लोगे यही बचेगा, ये हमेशा 0 बन जाएगा। अगर x 1 है, एग्जैक्ट 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहती है, तो ये बनेगा log 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 इंटू साइन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस 1 2। और अगर मेरा x 1 से बड़ा हो गया बेटा जी, ऊपर नीचे अब ये x पावर 2 यानी जो है ना ये इन्फिनिटी बन चुके हैं, ये डोमिनेट करेंगे, तो कॉमन निकालेंगे, ये खत्म, बचेगा साइन एक्स। तो ये रहा तुम्हारा फंक्शन। अब जो करना है कर दो। ये लिखना आ गया तुमको तो ये सवाल कभी नहीं डराएगा। इसका कोई भी भाई बहन आ जाए, बस केस बनाने है बेटा। 1 से पीछे 1 पर और 1 के आगे क्या क्या हो रहा है। 1 से पीछे वो इन्फिनिटी पावर वाला टर्म 0 बन जाएगा, 1 के आगे वो इन्फिनिटी पावर वाला टर्म डोमिनेट कर जाएगा, और 1 पे वो इन्फिनिटी वाला टर्म 1 ही बन जाएगा, एग्जैक्ट 1। अब 0 पॉजिटिव पे लिमिट पूछी है, तो 0 के राइट पे फंक्शन ये है, तो वैल्यू आ गई ln ऑफ 2 प्लस 0 दैट इज ln 2। फिर कहता मुझे बताओ 1 पे वैल्यू क्या आएगी, सिर्फ 1 पे क्या है, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस क्या है। तो 1 पर अगर आप देखो 1 के लेफ्ट पे ln 3 बनता है, 1 पे ये बनता है, अलग अलग है तो डिसकंटिन्यूस होगा। फिर कहता है 0 से पाई बाय 2 में कितनी जगह पे 0 बन रहा है मेरा फंक्शन। बेटा कहीं भी 0 नहीं बन रहा। 0 से 1 में ये भी पॉजिटिव है, 1 पे तो ऑलरेडी नॉन जीरो नंबर है, और 1 से आगे ये पॉजिटिव है टिल पाई बाय 2 तक जाना था,
तो ये तो पॉजिटिव है, तो कहीं भी जीरो नहीं बन रहा। मतलब इसके बाद सवाल तुम्हें तंग नहीं करेगा, पर वो एफ को लिख पाना वो एक कला ज़रूर है जो आपको डेवलप करनी है। भैया एक स्टैंडर्ड वैरायटी सवाल है, इक्की दुक्की बार अब तो जेई मेन में भी आ गई। हालांकि सवाल ये एडवांस का होता है, एडवांस में भी आ सकता है, पर आजकल देखा गया है इस बार तो फिर भी चलो ठीक था। लास्ट टाइम तो जेई मेन में कुछ सवाल बढ़िया वाले आए थे एडवांस टाइप के, ऐसा एक सवाल वहाँ भी आया था। इसका मेथड सीख लीजिए, बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड होता है, इसे पी जाइए। अब जब भी यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बैठे हैं जो कि एक फंक्शन की टर्म्स में है, एफ एक्स में यहाँ g'1 g'2 बैठा है, तो सबसे पहला काम क्या करिए, उनको नाम दे दीजिए, उनको कुछ नाम दे दीजिए। तो आपका फंक्शन बना x² प्लस ax प्लस b। हाँ जी सर बन गया। अब ये जो है g वाला, उसे देखिए, नाम किसको देना है, जो ये कांस्टेंट वाले टर्म होंगे, ठीक है। और इस कांस्टेंट वाला जो फंक्शन है ना, ये जो g वाला फंक्शन है वो आपको यहां पे दिया हुआ है। अब gx लिखिए, gx क्या है, f(1) x²। अब f1 यहां से निकालिए, 1 प्लस a प्लस b। अब आपने f लिख लिया है ना, यहां से लिखेंगे अब f(1) x² प्लस x इंटू f'(x) 2x प्लस a प्लस f'। तो ये जोड़ देते हैं और ये बन जाता है x² के साथ 3 प्लस a प्लस b फिर ax प्लस 2। अब सुनिए मेरी बात, सिर्फ दो अननोन है आपके a और b, है ना, चाहे g की बात कर लो चाहे f की बात कर लो, दो अननोन है a और b, दो इक्वेशन चाहिए। तो मुझे लगता है तुम्हारे पास दो इक्वेशंस हैं। ये है तो है, अरे डिफरेंशिएट करो। g' क्या बना, यहां से 2x 3 प्लस a प्लस b प्लस a, इसमें x को 1 पुट कर दो। x को 1 पुट करते ही g'1 क्या है, a, और राइट पे क्या बन रहा है 2 इंटू 3 प्लस a प्लस b प्लस a। अब डबल डिफरेंशिएट करो क्योंकि दूसरी इक्वेशन आपको ये पता है, तो ये बन गया 2 इंटू 3 प्लस a प्लस b प्लस a। अब x को 2 पुट करो तो g'2 क्या बना, b। तो दो इक्वेशन आ गई आपके पास। अब निकाल लो जो यहां मैंने कुछ, ओहो a नहीं आना था। अब इन दो इक्वेशन को यूज करके a b आ गया। जो स्टैंडर्ड मेथड क्या कहता है, पहले इन कांस्टेंट्स को जो g की टर्म्स में उनको नाम दे दो, और लेटर ऑन यही आपकी दो इक्वेशंस क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। इनको नाम दिया, अब चले जाइए यहाँ पे, अब इसको लिख लीजिए। अब याद रखिए कि g के बारे में आपको ये दो चीज़ें पता थी, तो यहाँ पे उन दो चीज़ों को यूज़ करिए, यू गेट 2 इक्वेशंस और क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन इज ओवर। तो बस इन दो इक्वेशन को यूज़ करते ही आपको a और b मिल जाएंगे। a b मिल गया तो f मिल गया, g मिल गया, और f और g के बारे में जो भी पूछेंगे बता देंगे। एक प्यारा सा क्वाड्रेटिक, एक प्यारा सा लीनियर है। अब कुछ नहीं बचा, बता दोगे। नॉन डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ मॉड एफ एक्स दो जगह पे आएगा, x² - 3x का ग्राफ आता है, इसका मॉड भी आता है, ये बन जाएगा मॉड ऑफ एफ एक्स। सो नॉन डिफरेंशिएबल एट 2 पॉइंट्स। मतलब इसमें सवाल आगे कुछ नहीं होगा, मेन f और g निकालना ही आपका काम होगा। तो ऐसे डिस्क्रिटिविटी पॉइंट पूछे हैं तो ये सवाल कुछ नहीं तंग करेंगे आपको। अगला सवाल क्या कहता है, इफ f(x) be a twice differentiable function from R to R such that this equation has two equal values of t for all x। बेसिकली ये t में क्वाड्रेटिक है, तो अगर दो इक्वल रूट आ रहे हैं तो d होगा 0। ओके, आपको f0 पता है, f'0 पता है, ये पूछा गया है। पहली बात तो क्योंकि इधर 0/0 फॉर्म है तो ये आपने एल-हॉपिटल रूल लगाया, तो ये बन गया f'(x), x को 0 पुट किया, नीचे 1। ये t/2 अलग बैठा हुआ है, इस पे मत कुछ कर देना, ये अलग है। इसकी वैल्यू मुझे पूछी गई है। ओके, तो f'0 तो पता ही है 2,
तो मेजरली मेरा काम है टी की वैल्यू बताना। टी मिल गया तो सवाल खत्म है। तो ये उन्होंने टाइम पास किया है, प्राइमरीली उन्होंने टी पूछा है तुमसे। कौन सा टी पूछा है? यहां पे जब दो इक्वल रूट्स आते हैं वो रूट की वैल्यू पूछी है। टी रूट की वैल्यू ही तो टी में क्वाड्रेटिक है ना ये। तो आओ देखते हैं कि इक्वल रूट कब आते हैं। वो जो कंडीशन मिलेगी उसको यहां पे रखेंगे और फिर टी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी 0 किया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 इक्वल टू 4ac। ये कट गया। तो ये तो अपने अपने डेरिवेटिव के साथ बिठा दो, अच्छे अच्छे बैठे हुए। एफ डैश के नीचे एफ रख दो, एफ डबल डैश के नीचे एफ डैश रख दो, इंटीग्रेट कर दो। तो ये बन गया लॉन ऑफ मॉड एफ इज इक्वल टू लॉन ऑफ मॉड एफ डैश प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। या चाहे लॉन सी लिख दो। अब x को 0 पुट करके मैं c निकाल सकता हूं। x को 0 पुट किया तो ये तो 0 बन गया। ये बन गया ln ऑफ 2, तो c की वैल्यू आई माइनस ln 2। c की वैल्यू आ गई माइनस ln 2। तो बेसिकली मैं जोड़ देता हूं, ये इधर आके 2 मॉड f बन गया, इधर मॉड f डैश आ गया। तो पता लगा कि 2f जो है या तो f डैश के बराबर है या फिर माइनस f डैश के बराबर है। एक बार 0 पुट करके दोबारा चेक कर लो कौन सा फिट बैठता है। x को 0 पुट किया, ये होल्ड कर रहा है 2 इक्वल टू 2, ये होल्ड नहीं कर रहा, 2 इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। रिजेक्ट यूजिंग f ऑफ 0 इक्वल टू 1, f डैश 0 इक्वल टू 2। मॉड का ध्यान रखिए, कायदे से मॉड आता है, प्लीज उसको मतलब एडवांस में खेल सकते हैं तुम्हारे साथ। हो सकता है वो ऐसी वैल्यूज होती कि कुछ ये आ जाता और ये ना आता। तो मॉड का ध्यान रखिएगा, ऐसे उड़ा मत दीजिएगा मजे मजे में। तो ये बन गया आपका ऐसा। तो यहां पे f और f डैश में एक रिलेशन आ गया मेरे पास। क्यों ना मैं यहीं पे f डबल डैश का रिलेशन भी बना लूं। इसी को फिर डिफरेंशिएट कर देता हूं। आप चाहो तो यहां से f निकाल भी सकते हो। इट्स अ सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन। देख पा रहे हो, dy बाई डी एक्स इंटू 2y, तो dy बाई वाई इक्वल टू 2dx। वहां से भी निकाल सकते हो। आप f को निकाल ही लो, रख दो यहां पे। मैंने सिंपल यहीं से डिफरेंशिएट करके वैल्यू लिख ली। क्यों? मुझे दिखा सब कुछ f में आ रहा है। तो अब ध्यान से देखो, आपका 2f जो है वो f डैश के बराबर है और 2f डैश जो है वो f डबल डैश के बराबर है। तो अगर मैं इक्वेशन की बात करूं, मैं सब कुछ f में लिख लेता हूं। माइनस 2t, f डैश क्या था सर? 2f। f डबल डैश क्या था सर? 2f डैश, और f डैश 2f के बराबर तो 4f। सर जी f तो निकल के कट गया, t स्क्वायर माइनस 2t, सॉरी 4t प्लस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ गई 2। इस 2 को रखना है यहां पे। तो आंसर आया 2 माइनस 2 बाई 2, दैट इज 2 माइनस 1। प्यारा सवाल है, एग्जाम में ये कंफ्यूज कर सकता है, स्पेशली ये टी कंफ्यूज कर सकता है कि बेसिकली टी क्या है सर। ये यहां पे जब इक्वल रूट आते हैं तो वो रूट क्या आता है, वो टी है, क्योंकि ये टी में क्वाड्रेटिक है। तो वैल्यू ऑफ टी मींस इस इक्वेशन का रूट, राइट। तो ये जो कि मेरी लैंग्वेज ना थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो इसको आपने यहाँ पे समझना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये तो 2022 में फ्री के नंबर थे, सिंपल एक्सपेंशन है, देख पा रहे हो। पहले डिनोमिनेटर को खुश कर दो, तो बेटा ये एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो ऊपर एक्स क्यूब को एडजस्ट करना है, तो भैया ई पावर एक्स क्यूब के 2 टर्म लिखेंगे, आगे नहीं जाएंगे। जितना नीचे पावर होता है, टू बी प्रिसाइज, जितना नीचे स्मॉलेस्ट पावर होता है, हो सकता है 2 टर्म्स होती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो आप एक्स स्क्वायर को पकड़ते हैं, ठीक है। जो नीचे स्मॉलेस्ट पावर होता है वहीं तक टर्म्स लिखनी होती है न्यूमरेटर में। तो माइनस यहां पे लगाओ बाइनोमियल,
यहाँ पे ध्यान दो, बाहर एक x बैठा हुआ है, साइन x को खुश करोगे तो एक x यहाँ बैठा हुआ है, तो अंदर x स्क्वायर तक सफिशिएंट है, टोटल x क्यूब बन जाएगा। तो फिर से बाइनोमियल लगाई और इतना ही लिखा, बस आगे नहीं लिखा। ये कट गया इसके साथ, ये कट गया इसके साथ, ऊपर x क्यूब का टर्म आ गया 1 + 1/3 - 1/2, साइन x/x 1 बन गया, ये 1 बन गया, x क्यूब कट गया। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर आ गया। तो ये बन गया 5/6। आपको 6 बीटा पूछा हुआ है तो आंसर आ गया 5। ये तो प्यारा सवाल, मतलब आते हैं, फ्री के नंबर भी आते हैं बेटा एडवांस में, ले लेना, छोड़ना मत। चलो सेशन भी खत्म हो गया, क्या बात है, पता ही नहीं लगा, समय ऐसे बीत गया। और फटाफट लाइक कर दो, लाइक किए बिना मत जाना, दोस्तों से शेयर करो जो एडवांस की तैयारी करते हैं, उनको हेल्प होगी काफ़ी इससे। और सब्सक्राइब रहो, तुम्हें इस चैनल पे बहुत दूर तक गाइडेंस और सपोर्ट मिलने वाली है। तो इस चैनल से सब्सक्राइब रहिए, आपको काफ़ी फायदा होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हम आपकी सपोर्ट बन पा रहे हैं। चलो विद्यार्थी, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, लव यू वेरी मच। खूब सीखिए, खूब मज़े करते रहिए, और हाँ, जब भी मौका लगे विद इन योर कैपेसिटी एक दूसरे की मदद ज़रूर करो। बाय।